हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। हम आज पढ़ने वाले हैं जो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर चल रहा था संसाधन एवं विकास, उसी में भू संसाधन। इससे पहले 2 वीडियो में हम पढ़ चुके हैं भू संसाधन के प्रकार एवं उसकी परिभाषा, अर्थ, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भू संसाधन। इससे पहले अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियो को भी आप देख के अपनी तैयारी कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ हमें डिस्कशन करना है भू संसाधन। भू संसाधन क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। वह समस्त वस्तुएं जिनका हम मानव अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उनमें चाहे परिवर्तन करके करें चाहे प्राकृतिक रूप से करें, वह समस्त वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। भू संसाधन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। भू मतलब भूमि से जुड़े हुए संसाधन। भूमि मतलब जो पृथ्वी वाला हिस्सा जो है। अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी जो आकृति में गोल है उसमें 3 प्रकार से पूरे भूमि बटी हुई है। भू संसाधन या भूमि पूरी 3 प्रकार से बटी हुई है। भूमि से आप ये मत समझना जो हम खेती करते हैं वो भूमि, उसे भूमि नहीं कहा जाता, उसे मृदा कहा जाता है। जो उपजाऊ होती है जिसमें हम फसल बोते हैं उसको कहा जाता है मृदा, उसको भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो जो पूरी टोटल जमीन होती है वो कितने भागों में बढ़ती है, जिसको भू या भूमि कहा जाता है। जनरल सी बात है, अगर इसका हम प्रकार देखें तो ये आती है, सबसे पहले जो आता है वो आता है पर्वतीय क्षेत्र। भारत की बात कर लें तो, या अन्य किसी देश में भी ज़्यादातर देखें, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं तो पर्वतीय क्षेत्र आएगा, ये भी भूमि है, भू संसाधन है। फिर आएगा मैदानी क्षेत्र, और तीसरे नंबर पर आएगा आपका पठारी क्षेत्र, जो ना तो मैदान है और ना पर्वत है, दोनों के मध्य का जो हिस्सा रहेगा, कि जो ना बहुत ज़्यादा समुद्र तल से ऊंचा है। तो ये 3 मुख्य विभाजन रहेंगे भू संसाधन के। चौथा अगर हम देखें तो हम काउंट कर सकते हैं द्वीपीय क्षेत्र। द्वीपीय क्षेत्र मतलब जैसे हम भारत में देखें तो भारत के हिस्से में क्या होता है कि ये मुख्य भूमि के अलावा इधर हम देख रहे हैं टापू हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है, जो समुद्र में छोटे छोटे टापू हैं, तो वो भी तो भूमि क्षेत्र में ही आएंगे, तो हम द्वीपीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो मुख्य रूप से भू संसाधन के ये प्रकार रहेंगे। अब इनका हिस्सा बटा हुआ है कि कितने % कौन सा हिस्सा है। अगर हम देखें मैदान की क्षेत्र को तो ये है आपका 43% क्षेत्र पूरे भारत का हमारे पास कैसा है, मैदानी क्षेत्र है। 27% जो क्षेत्र हमारे पास है वो पठारी क्षेत्र है, और बचा हुआ जो है हमारा 30% वो पर्वतीय क्षेत्र है। अगर भारत का लगभग हम पूरा विभाजन देखें मुख्य रूप से, तो टोटल जो भूमि है हमारे पास उसका ये पार्टीशन होता है पर्वतीय क्षेत्र 30%, क्योंकि हमारे बहुत से जो ऊपरी राज्य हैं, है ना, जहाँ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर टोटल पहाड़ी क्षेत्र है, उससे लगा हुआ आपका हिमाचल, उत्तराखंड, फिर पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम का हिस्सा, मिजोरम, नागालैंड, ये सिक्किम हुआ, ये सारा पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस तरह का जो ज़्यादातर क्षेत्र हमारे पास में पर्वतीय क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र वाला जो हिस्सा है हमारे पास, अगर भारत में हम देखें तो जैसे ही हम पहाड़ी क्षेत्र से नीचे उतरेंगे तो मैदानी क्षेत्र आ जाता है, जो बड़ी बड़ी नदियों से मैदान बना हुआ है उसको हम बोलते हैं मैदानी क्षेत्र। इसमें हमारे जो राज्य आते हैं मुख्य रूप से, आप उसमें लिख सकते हो पंजाब, पूरा मैदानी क्षेत्र है, पंजाब से लगा हुआ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा के पूरा ये जो बेल्ट है ना, मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा उसमें आता है, इस ज़्यादातर हिस्सा ये आता है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है बड़ी बड़ी नदियों से, तो इसको मैदानी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, है ना, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब हमारा जो दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, और वो ज़्यादातर
पठारी एरिया है तो उसको हम पठारी क्षेत्र में काउंट करते हैं 27%। तो ये विभाजन है पूरे भारत का आकृति के हिसाब से। अब इसके फायदे क्या हैं? जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र से क्या फायदे हैं? जितनी भी नदियों का उद्गम होता है, बड़ी नदियां हैं जिनमें 12 मासी पानी रहता है, वो सब कहाँ से उत्पन्न होंगी? पर्वतों से। पर्वतों से मैदान में आएंगी और फिर समुद्र में जाके मिल जाएंगी। तो पर्वतीय क्षेत्रों के कारण ही मैदानी क्षेत्र का विकास भी, जो आकार है पूरे भू संसाधन का, उसको हम देखें कि उसका उपयोग क्या है, क्या क्या हम उसके उपयोग कर सकते हैं। तो जो मैदानी क्षेत्र है भारत में, जो बड़ी नदियों से निर्मित हुआ है, उसका ज़्यादातर हम उपयोग कायम करते हैं कृषि योग्य भूमि। ज़्यादातर हमारा जो मैदानी क्षेत्र है, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से निर्मित है, उसमें हम क्या करते हैं? कृषि योग्य भूमि। हमारा गेहूँ, चावल सब वहीं पे पैदा होता है। उस भूमि का दूसरा उपयोग हम कृषि के अलावा क्या करते हैं? औद्योगिक विकास में कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे उद्योग जो हैं बड़ी बड़ी नदियों के किनारे हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, उसी मैदानी क्षेत्र में आते हैं। तो मैदानी क्षेत्र का उपयोग सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि में और उसके अलावा औद्योगिक विकास में। फिर आता है हमारा पर्वतीय क्षेत्र, जो कि है 30%। पर्वतीय क्षेत्र से हमें क्या फ़ायदे हैं, उसका उपयोग हम क्या करते हैं? तो सबसे पहली चीज़, हमें नदियों, जो मुख्य नदियाँ मिलती हैं हमें, वो मिलती हैं पर्वतीय क्षेत्र से। क्योंकि भारत की जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं वो सब कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से, पर्वतीय क्षेत्र से। और उनका जो प्रवाह है, जिनमें प्रवाह से मतलब उनमें जो पानी की उपलब्धता है, वो 12 मासी नदियाँ हैं। हमने पढ़ा है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं, या पर्वतीय जो नदियाँ हैं, वो 12 मासी नदियाँ हैं, जिनमें 12 महीने प्रवाह रहता है। और प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हमें मिलेंगी, पठारी क्षेत्र में मिलेंगी, उनमें 12 मासी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। तो एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो नदियाँ हैं पर्वतीय क्षेत्र से, इनमें 12 मासी प्रभाव रहता है। क्यों रहता है? उसका रीज़न है, क्योंकि अगर हम हिमालय में देखें तो जिन नदियों का जो उद्गम स्थल है वो ग्लेशियर है, कहीं ना कहीं बर्फीला क्षेत्र। तो जैसे ही गर्मी का सीजन आता है, बारिश का मौसम चला जाता है, मानसून चला जाता है, तो बर्फ़ पिघलने लगती है और बर्फ़ से वो पानी नदी में आता है। इसकी वजह से इनकी प्रवाह क्षमता 12 महीने की होती है। दूसरा, इसमें हम देखें तो पर्यटन विकास। पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग सब हिल स्टेशन घूमने जाना चाहते हैं। जितने भी भारत के हिल स्टेशन हैं, जो फेमस हिल स्टेशन हैं, चाहे शिमला, देहरादून, मनाली, जहाँ भी आप जाओगे वो सब कहाँ आएगा? पर्यटन विकास की संभावना वहाँ ज़्यादा है, वो सब हिल स्टेशन है। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र में पर्वतीय क्षेत्र का विशेष योगदान होता है, क्योंकि हम देखते हैं जो बड़े बड़े हमारे यहाँ के उद्यान हैं या रिजर्व क्षेत्र हैं, वो पर्वतीय क्षेत्र में है। या जो जीव जंतु आज बचे हुए हैं, जो प्रकृति के लिए, वनस्पति के लिए सब कुछ जरूरी है, तो पारिस्थितिक तंत्र में पर्वतीय क्षेत्र का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसून भी उसी पर डिपेंड करता है। हमने देखा भारत में जो अरब सागर से वाष्प या मानसून जाता है, वो हिमालय से टकरा के फिर वहीं बरस जाता है, जो उधर चीन साइड नहीं निकल पाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में विशेष योगदान है पर्वतीय क्षेत्र का। फिर आता है हमारा पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में क्या है? पूरा 27% है कुल भूमि का। उसमें हमें उससे क्या फायदा है पठारी क्षेत्र में? जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार का हिस्सा, इस सब में क्या है? ये पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र है। और इसका हिस्से को बोला जाता है नागपुर का पठार या छोटा नागपुर का खनिज का कटोरा है। खनिज संसाधन में सबसे ज़्यादा भारत के जो खनिज संसाधन है वो यही हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन मिलते हैं पठारी क्षेत्र से। जीवाश्म ईंधन मिलता है। जीवाश्म ईंधन से यहाँ मतलब है जैविक, जो किसी समय में चलेगा, जैसे कोयला है हमारा, जीवाश्म ईंधन में आता है, तो कोयला हमें इसी क्षेत्र से मिलता है सबसे ज़्यादा। और वनों का संग्रहण या वनों का क्षेत्र, अगर हम देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है सबसे अधिक, क्योंकि पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र तो वो कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो उसमें वन है, वनों के लिए रिजर्व क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण। तो ये तीन चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं, खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का संग्रहण पर्वतीय क्षेत्र से। कृषि में हमें थोड़ी बहुत दिक्कत जा सकती है पठारी क्षेत्र होने के कारण, लेकिन ये हमें सपोर्ट करता है कहाँ पे? इन संसाधनों के लिए। खनिज हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, जीवाश्म ईंधन और वनों का संचय। खनिज में तो हम देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा कोयला, तांबा, सोना, चांदी सब निकालने में लगे हुए, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, ये सब हमें चाहिए। कोयला, क्योंकि उद्योगों के लिए अगर हम देखें तो जो रीढ़ का काम करता है ईंधन के रूप में, वो करता है, हमारे ज़्यादातर उद्योग चलते हैं कोयले से ऊर्जा के लिए, तो उस पर हम डिपेंड करते हैं। वन
तो ये हो गया उसका मुख्य रूप निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण या भूमि का जो क्षरण है। अब भूमि निम्नीकरण या भूमि क्षरण से क्या आशय है? भूमि निम्नीकरण या क्षरण से आशय है जब हम किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कृषि कार्य कर रहे हैं, उसके वजह से भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। वनों की अधिक कटाई के कारण में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, क्षरण हो रहा है वनों की कटाई के कारण, या उद्योगों के अपशिष्ट को हम अगर खुले में फेंक देते हैं जमीन में, तो उससे भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है। इसके लिए हमें विशेष कार्य करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी जो उपजाऊ भूमि है वो निम्नीकरण के कारण अउपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाती जा रही है, तो उसको रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा एक होता है खनिजों की वजह से, खनिज उत्खनन की वजह से भी क्या होता है, खुली खदानें छोड़ दी जाती हैं गड्ढे बनाकर, और उसका उपयोग नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका निम्नीकरण हो जाता है, वो कृषि योग्य नहीं बचती। हमने क्या किया, कहीं भी कारखाना लगाया या उद्योग लगाया या क्रेशर मशीन लगाई, वहाँ से हमने खनिज निकाल लिए, उसके बाद वहाँ पे सिर्फ गड्ढा छूटता है, गहरी खाई में वो बदल जाता है, जिसका हम कहीं भी उपयोग नहीं कर पाते। तो ये एक भूमि निम्नीकरण की समस्या है। औद्योगिक अपशिष्ट हम लिख ही चुके हैं, उद्योगों के कारण या रासायनिक जो तत्व हैं उद्योगों से निकलने वाले, अगर वो भूमि में मिल जाते हैं, उसकी वजह से भी वो प्रभावित हो रही है, हमारी नदियाँ प्रभावित हो रही। तो ये सारी समस्याएं हैं भू निम्नीकरण की, जिसे कि रोकना जरूरी है। अभी हमारे यहाँ पे क्या चलता है, एनजीटी देख रेख में कि कहीं पर्यावरणीय क्षति तो नहीं हो रही है, तो वो इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करता है हर राज्य में और देश में एनजीटी के थ्रू। तो ये है भू निम्नीकरण, जिसको हमने समझा। आगे हम पढ़ेंगे मृदा भारत में कितनी प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है। जो उपजाऊ भूमि है उसको मृदा बोलते हैं, तो वो आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा, मिट्टी के प्रकार और सारी चीज़ें। अगर इससे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।